नमस्कार साथियों, मैं जीएस के पीवाईक्यू लेके आ रहा हूँ आपके सामने और एसएससी के सभी एग्जाम्स के होंगे। एसएससी जितने भी टाइप के एग्जाम कराती है, जैसे एसएससी सीजीएल कराता है, सीएचएसएल कराता है, सीपीओ कराता है, स्टेनो कराता है, एसएससी जीडी होता है, दिल्ली पुलिस होता है। इन सभी के कंबाइंड सेशन सीरीज जीएस के पीवाईक्यू की लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, बड़ा हम समझेंगे अभी 2025 में और आगामी परीक्षाओं में जीएस का जो पैटर्न है बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बदलते पैटर्न के साथ हमें सामंजस्य कैसे बिठाना है, हमें अपने क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं और इसमें बदलाव जो हमें दिखाई देता है, वो बदलाव पिछली जो विगत परीक्षाएं हैं, वो किस परीक्षाओं से मैच करता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें हम कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस और इससे और आगे के पीछे के और फिर 2025 के क्वेश्चंस और ये किस परीक्षा से मेल खाते हैं, उस परीक्षा के हम पीवाईक्यू देखेंगे। इनमें आपस में क्या समन्वय बैठता है और हमें किस तरीके से जीएस पढ़ना चाहिए। ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपको इस बात के लिए या आपकी इस समझ को डेवलप करने के लिए है कि आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं एसएससी की, वो परीक्षाओं में जीएस का जो पैटर्न है वो किस आधार पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा और आप बताइएगा मुझे किस सब्जेक्ट के आप पीवाईक्यू चाहते हैं, किस परीक्षा के चाहते हैं। कमेंट में आप ये बताएंगे तो आप उन पे जो है नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे उनके पीवाईक्यू लाने की। ठीक है, तो यहाँ चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा जो राज्य है इंडिया का जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ में सीमा साझा कर रहा है। बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार के साथ भी वो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नीचे राज्यों के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर। तो इनमें एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। यहीं से ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यहीं से एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। उसकी भाषा कुछ इस प्रकार रहेगी कि कौन सा राज्य है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक, या दूसरी भाषा इस क्वेश्चन की हो सकती है, कौन सा राज्य तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और वहां आपको नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, दोनों ही भाषाओं में एक राज्य का नाम आ जाएगा, त्रिपुरा। जब आप मैप पे, भारत के मैप पे त्रिपुरा को देखेंगे तो आप पाएंगे तीन तरफ से ये राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। केवल एक ही साइड है जो इंडिया की साइड में इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशोक स्तंभ स्थलों में से सही सुमेलित है। ये अशोक स्तंभ के नाम दिए गए हैं और वो कहां पर हैं, ये वाली बात पूछ रहा है। नीचे से देखते हैं, अमरावती। अमरावती बेटा, ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक राज्य की राजधानी बनी है और इसने जो है अंतिम हाईकोर्ट, अभी 25वां हाईकोर्ट दिया है इंडिया को, 15th क्या बनाया गया, यहाँ लेटेस्ट हाईकोर्ट यही बना है। तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो बेटा ये वाला जो स्तंभ की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो नहीं हो सकता। दूसरा है सांची। सांची का स्तूप आपने सुन रखा होगा, सांची का स्तूप। तो सांची का जो स्तूप है ये एमपी में है, यहाँ बौद्ध मठ है ये सांची का स्तूप। ठीक, तो इसका संबंध उड़ीसा से नहीं हो सकता। अगला है सारनाथ, गुजरात। यूपी स्पेशल से आपको बार बार एक क्वेश्चन मिल जाता है परीक्षाओं में पूछने के लिए, और वो पूछ लेता है सारनाथ ये कहां पर है। ठीक है, तो ये सारनाथ जो है यूपी में है
और यूपी में जो है वाराणसी के नजदीक है। कहाँ पे है? वाराणसी के पास। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन बन जाता है बेटा। बचा एक ए ऑप्शन, लौरिया नंदनगढ़ बिहार। तो लौरिया जो स्तंभ है ये कहाँ पर है? बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या ठीक है? ए आंसर बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 में आया हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिकेट में आउट होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी एक ऐसी बात लिखी हुई है, इसको फॉलो न करने से आप क्रिकेट की परीक्षा में आउट हो जाते हैं। ऑप्शन ए है, जानबूझकर गेंद को 2 बार मारने पर आउट घोषित कर दिया जाता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाता है कि अगर किसी बॉल को हम 2 बार मारते हैं, 2 बार बैट मारने की कोशिश करते हैं, तो जो खिलाड़ी है उसको आउट घोषित कर दिया जाता है इस परीक्षा में, ओ सॉरी इस खेल में। ठीक है, आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये भी क्वेश्चन जो है स्टैटिक का है और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री के बारे में कौन से कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं इन्होंने, 2 कथन दिए हैं आपके सामने। इनमें से सही कथन कौन सा है और गलत कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत हैं? तो पहला है, इसमें नीरज के प्रशिक्षण, मानसिकता और चुनौतियों का विवरण दिया गया है। अब ये वाली बात कब पता कर सकते हैं? जब आपने इसके बारे में सुना हो, द नीरज चोपड़ा स्टोरी द हुमैन मैन हु मेड हिस्ट्री। इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इसे लगा सकते हैं। तो ये वाली किताब में नीरज चोपड़ा के कैसे उसने ट्रेनिंग ली है भाला फेंकने की। एक बच्चा जो हरियाणा से निकल के और पूरे भारत में एक अपनी पहचान बना देता है, एक मेडल लाके, ये कैसे निकला, कैसे इसने गेम को सीखा, मानसिकता क्या थी, चुनौतियां क्या थी, उन सारी बातों की इसमें विवरण दिया गया है। ये बात ठीक है। इसे उनके पूर्व ओलंपिक कोच ने लिखा था। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आती है, इसका राइटर कौन है, लिखा किसने था। तो इसकी बात करें तो नॉरेंस प्रीतम नाम के व्यक्ति ने लिखा है। नॉरेंस प्रीतम इसके लेखक हैं, इसको लिखा है। ये इनके पूर्व कोच नहीं है। ये कौन है? ये लेखक हैं। और कौन से वाले? खेल अनुभवी। तो बेटा खेल अनुभवी लेखक हैं। तो इन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी की और इसको इस किताब में उतार दिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, किससे संबंधित है। तो बेटा ये फुटबॉल का कप है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है ये कप, जो 2023 में हुआ है। ये सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, उसके बारे में है। ए ऑप्शन है, फाइनल मुकाबला गुवाहाटी में हुआ जहां भारत ने लेबनान को हराया। दूसरा है, फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर में हुआ जहां भारत ने लेबनान को हराया। सी है, फाइनल मुकाबला इम्फाल में हुआ और भारत ने लेबनान हराया। चौथा है, फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में हुआ और भारत ने लेबनान को हराया। कुल मिला के एक बात तो स्पष्ट हो रही है चारों ऑप्शन पढ़ने से कि भारत इसमें विजेता रहा है और हारने वाला देश लेबनान रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ? तो बेटा ये भुवनेश्वर। कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका बी ऑप्शन सही है। और कौन से स्टेडियम में हुआ? कलिंगा स्टेडियम में हुआ। कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन जो है स्टैटिक से आया हुआ है। क्वेश्चन के स्वरूप को देखें हमें पता चल रहा है कि एसएससी सीजीएल में जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो एक ठीक ठाक लेवल का बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं भौगोलिक दृष्टि से, यानी एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन है बेटा एसएससी जीडी और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी एसएससी ने पूछा है। पीछे वाला देखोगे सीजीएल में एसएससी ने पूछा है। इस क्वेश्चन में और उस वाले क्वेश्चन में जमीन आसमान का हमें अंतर दिखाई दे रहा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
गोवा सबसे छोटा राज्य है। आपसे पूछ ले कि इसका गोवा का जो है एरिया कितना है, तो बेटा 3702 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया है। पूछ ले भारत का एक ऐसा राज्य जहां यूसीसी लागू है, तो बेटा सबसे पहले गोवा में यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये पुर्तगालियों के जमाने से चला आ रहा है, आज से नहीं है, पुर्तगालियों ने ही बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों के जमाने से लागू है। अब कहे स्वतंत्र भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो यूसीसी बिल को लेके आया, तो उसका नाम बन जाता है उत्तराखंड। ठीक है। दूसरा, गोवा से एक और पूछ लेता है, सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री रेखा वाला राज्य कौन सा है, या सबसे बड़ी वाली कौन सा है, तो गेट जी से याद रखेंगे, यानी गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे बड़ी इसकी, दूसरे नंबर पे इसकी, तीसरे नंबर पे इसकी, सबसे छोटी स्मॉल गोवा। ठीक है, गेट जी से याद रखेंगे। ये है समुद्र तटीय जो सीमा है वो सबसे बड़ी 1 2 3 क्रम में और सबसे छोटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है, यानी एरिया वाइज जो क्षेत्रफल है वो भारत के पास कितना है। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का है, 2023 में पूछा गया है। तो भारत का जो एरिया है 2.42% है। कितना है? 2.42%, यानी दुनिया भर में जितना जमीन है उस जमीन का हिस्सा, टोटल जमीन की बात हो रही है, जमीन का हिस्सा भारत के पास कितना है? केवल 2.5% से भी कुछ कम है। जनसंख्या की बात करें, इतनी छोटी भूमि पर जो भारत में जनसंख्या है लगभग लगभग 19% के आसपास आज के समय में जनसंख्या होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या थी 17.5%। कितनी थी? 17.5%। तो लगता है अब 19% के अप्रोक्स जनसंख्या रह रही है, बहुत छोटे हिस्से पे। मैं यहीं से आपको नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो दे रहा हूं, मुझे कमेंट में बताना। आपसे कह दे पृथ्वी के कुल भूभाग का, यानी थल और जल मिला के टोटल एरिया भारत के पास कितना है, जल प्लस थल, टोटल का एरिया भारत के पास कितना परसेंटेज है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कल के लिए पूछा जा सकता है संपूर्ण पृथ्वी का भारत के पास क्षेत्रफल कितना है, ऐसे करके अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप फंस जाओगे। संपूर्ण पृथ्वी का भारत का क्षेत्रफल, पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है, इस तरीके से। तो बेटा इस पे बस बताने को कुछ नहीं है, अगर आप एक बार देखेंगे तो 1 सेकंड लगाएंगे, और बहुत छोटा एरिया है मात्र हमारे पास में, वो 1% भी नहीं है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द पासेस पैसेज ऑफ द ए मनी बिल इन इंडिया। जो मनी बिल आता है वो कैसे कैसे पास होता है, भारत में धन विधेयक पारित करने की सही विधायी प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन कौन से चरणों से होकर किस तरीके से गुजरती है, ये पूछ रहा है। ये सिस्टमेटिक लगवाना है। ऐसे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा परीक्षा में अगर आ रहे हैं तो ये पहले क्वेश्चंस आते थे सिविल वाले एग्जाम में। ठीक है, तो पहला है लोकसभा में धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण। तो बिल्कुल ये बात ठीक है। अब पहली बात है कि धन विधेयक को लाता कौन है, तो धन विधेयक बेटा हमेशा लोकसभा लाएगी पार्लियामेंट में, और स्टेट की बात करें तो यहां विधानसभा लाती है। कौन लाएगी? विधानसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा का ही अधिकार है इसमें। राज्यसभा के लिए जाएगा, अगर लोकसभा से पास होके 14 दिन के अंदर राज्यसभा पास करती है तो ठीक है, कोई जवाब देती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 दिन तक केवल लोकसभा इंतजार करेगी। दूसरा है लोकसभा में पारित होना, फिर लोकसभा में पेश होगा, वो पारित होगा, पहले पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में प्रेषण, फिर राष्ट्रपति की
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना। तो ABCD का जो क्रम है बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कथन है भारत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC तार में एक तृतीय प्रक्षेपण स्थल TLP का सक्रिय रूप से विकास कर रहा है। यानी अभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बेटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। वहां हमारे कितने प्रक्षेपण बने हुए हैं? तो 2 बने हुए हैं जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम तीसरे का विकास कर रहे हैं, तीसरा बना रहे हैं। तीसरा इसलिए बना रहे हैं जो आज के दौर में हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, इन सैटेलाइट के लिहाज से ये दोनों जो है इतने मजबूत नहीं हैं। आज के दौर में जो सैटेलाइट जा रहे हैं वो बहुत हैवी सैटेलाइट हैं, उनके लिए हम तीसरा प्रक्षेपण केंद्र बना रहे हैं। ये प्रक्षेपण केंद्र जो है 2035 तक रेडी हो जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हम 2035 तक इसको डेवलप कर लेंगे और यहाँ से नए जो मॉडिफाई सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो बिल्कुल छोड़े जा सकते हैं। दूसरा कार्ड है तृतीय प्रक्षेपण स्थल को विशेष रूप से भारत की अंतरिक्ष प्रक्षेपण आवृत्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने और NGLV जैसे बड़े अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, ये इसीलिए डिजाइन किया जा रहा है। 3984 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो रहा है। 3984 करोड़ प्लस कुछ पैसा इस पे लगाया जा रहा है। और ये तीसरा जो प्रक्षेपण केंद्र है कब तक रेडी हो जाएगा बनके? 2035 तक बनके रेडी हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ 10वां क्वेश्चन है, ये खाली जगह है कि क्या आएगा? के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी किसके बाद? जोजिला दर्रा के बाद, देहंग वाखड्डा के बाद, या भूटान सीमा के बाद, या नेपाल सीमा के बाद में। तो बेटा ये भारत जो है दक्षिण की ओर एक तृतीय मोड़ बनाने के बाद भारत पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो वो है देहांग खड्डा। किसके बाद में फैल जाता है? देहांग खड्डा के बाद फैल जाता है। ये देहांग गार्ज जो है, गहरा गड्ढा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है। ठीक है, इसके पास में है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है। ठीक है, माखड्ड है ब्रह्मपुत्र का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन किस में आया है? CGL 2017 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग, उसने पहले ही बता रखा है, स्पष्टीकरण दे दिया है। कौन सा भाग? वेस्टर्न पार्ट निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? यानी पश्चिमी जो भाग है किन नदियों के द्वारा बन रहा है? किसका? जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके पश्चिमी पार्ट की, केवल पश्चिमी पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। दिल्ली पुलिस का ये क्वेश्चन है आपके सामने, किस में आया है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में आया है। महानदी और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। आपने जब उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ा होगा तो आपने गंगा और यमुना का जो है क्षेत्र सुना होगा। ये बात ठीक है कि उत्तर के विशाल मैदान को गंगा नदी तंत्र ही सिंचित करता है और ज्यादातर जो मैदान है बना हुआ है वो गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना के द्वारा ही बना हुआ है। लेकिन इसने पश्चिमी शब्द लगा के, पश्चिमी शब्द का मतलब है पंजाब और हरियाणा वाला जो मैदान है उसकी बात हो रही है। तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बनता है। आपसे कह दे कि मध्य भाग, कौन सा? मध्य भाग। तो बेटा मध्य भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनता है। आपसे कह दे कि पूर्वी भाग उत्तर के मैदान का, ये कैसे बनता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के द्वारा बनता है। अलग अलग पार्ट देके आपसे पूछ लेगा, एक विशेष पार्ट देके पूछ लिया है, या इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट में वो कन्वर्ट कर सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यानी स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बात की गई है। ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। जो हमने पीछे क्वेश्चंस देखे, क्या वो क्वेश्चन
इस क्वेश्चन से मैच खा रहे हैं? तो बिल्कुल, ज्यादातर 2025 में पूछे गए एसएससी के द्वारा क्वेश्चंस हैं, कुछ इसी आधारित क्वेश्चन है। मैं आपसे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सिविल की परीक्षाओं से कितने मैच कर रहे हैं। आज के समय में आप जो है फैक्चुअल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, तो आपको चीजें आगे जाके इस तरीके से सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आएगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको आता है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा से आप उसकी ट्यूनिंग से मैच नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ट्यूनिंग से मैच नहीं कर पाएंगे तो कल आपके लिए समस्याएं खड़ी होंगी परीक्षा में। क्वालिफाई करना आपके लिए एक चुनौती बन जाएगा। तो पहला कथन है, यह पूर्व की ओर बहने वाली अंतर्राज्यीय नदी है, झारखंड में उत्पन्न होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो, पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था तो यहीं से बन जाएगा, यानी स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है, किस राज्य से निकलती है? झारखंड से। कौन सी जगह अपना जल गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। दो क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट का। किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। दूसरा है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, नदी बेसिन खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जमशेदपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का समर्थन करता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा के। बालू के कणों में सोना पाया जाता है, बालू जो है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। तो एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, किस नदी के रेत में सोने के कण मिलते हैं? तो उसका नाम हो जाता है बेटा स्वर्ण रेखा, ठीक है। तो जमशेदपुर यानी कि टाटानगर, जमशेदपुर को क्या कहते हैं? टाटानगर के नाम से जाना जाता है। तो ये टाटानगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बेटा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोनों बिल्कुल बातें ठीक हैं, तो इसका आंसर है सी। ए और वो पहला और दूसरा दोनों बातें सही हैं। अगला देखेंगे, भारत में लिग्नाइट निक्षेपों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा। लिग्नाइट बेटा एक कोयले का प्रकार है। क्या है? लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। कोयले चार प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, ठीक है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट वो इसमें लिग्नाइट की बात कर रहा है। तो बेटा कोयले का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, नंबर 1 एंथ्रेसाइट। दूसरा, ये गुड क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का कोयला है। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस बेटा भारत में सर्वाधिक इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में जो कोयला मिलता है वो सेकंड गुड क्वालिटी का होता है। तीसरा यही होता है लिग्नाइट। तीसरा है लिग्नाइट। चौथा होता है पीट कोयला, ठीक है। ये सबसे घटिया यानी खराब क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा है? पीट। ये सबसे खराब बैड गुणवत्ता वाला कोयला है। तो ये कह रहा है इसमें लिग्नाइट कम नमी वाली उच्च, यानी इसके अंदर कम नमी और उच्च श्रेणी का कोयला है। तो बेटा ये उच्च श्रेणी का तो नहीं है, नमी की मात्रा इसमें अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है, लगभग लगभग 72% के आसपास होती है। तमिलनाडु का नेवेली भाग भारत में निगलाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये स्टेटमेंट सही है कि लिग्नाइट जो भारत में पाया जाता है वो तमिलनाडु के नेवेली नामक स्थान पर पाया जाता है। लिग्नाइट के छोटे निक्षेप यानी कुछ मात्रा राजस्थान और गुजरात में भी पाई जाती है। हाँ, ये बात सही है, यानी 2 और 3, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। यानी कुछ मात्रा में राजस्थान में और गुजरात में भी ये कोयला पाया जाता है। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके सामने दे रखे हैं, उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाव हैं। यानी कह रहा है जो उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान में घनी आबादी रहती है। तो बिल्कुल भारत की सबसे ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? ये समतल एरिया है, खेती लायक कृषि अच्छी योग्य भूमि है, पानी का इसमें कई नदियों के माध्यम से संचार व्यवस्था पानी की बहुत अच्छी है। तो एरिया का वो जनसंख्या का दबाव सबसे ज्यादा है। दूसरा है, ये पहला वाला बिल्कुल सही है, मैदानी इलाकों में पर्याप्त जलापूर्ति, अनुकूल जलवायु, समृद्ध मिट्टी यानी कृषि लायक, यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक उत्पादक हिस्सा है। तो ये बिल्कुल सही है। ये किस में आया है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ। इस क्वेश्चन को पीछे मैंने जो सिविल का क्वेश्चन दिखाया, क्या मैचिंग नहीं हो रही है? तो बिल्कुल मैचिंग हो रही है।
तो आज जो हम जिस तरीके से जीएस को पढ़ते हैं या शुरू से इग्नोर करते हैं, वो कल आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, समस्या खड़ी हो सकती है। दोनों ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, तो आपसे पूछ रहा है कटखल, जिरी, चिरी, मोगरा, लागई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? बेटा ये कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं, ये किसी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये जो है बराक नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? बराक की सहायक नदियां हैं। और ये बराक जो है कहां से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। ये मणिपुर में बहती है। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ पे जो है 15 क्वेश्चन देखे हैं बेटा। तो मैंने आपको केवल एक ये छोटा सा सेशन इसलिए लेके आया, छोटा सा क्लास इसलिए लेके आया, ये क्लास आपको ये समझ पैदा करेगा कि आज जो जीएस का पैटर्न है वर्तमान स्थिति में, उसके अंदर कुछ बदलाव है। और बदलाव कितना है, यानी कितने स्तर का है। इसका स्तर जो है लगातार उच्च लेवल का होता चला जा रहा है, लगातार हाई लेवल होता चला जा रहा है। तो इस बदलाव के साथ में, यानी जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इस पैटर्न के साथ में आपको सामंजस्य बिठाना है। और सामंजस्य बिठाने के लिए आपको जो है डेली काम करना होगा, डेली अपना लिखना होगा, डेली पढ़ना होगा, ढंग से प्रैक्टिस करिए। और पुरानी जो बड़ी परीक्षाओं के क्वेश्चंस हैं, लगातार उनसे अपने सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करिए। जो फैक्ट आप इकट्ठे करते हो, वो फैक्ट कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देंगे, कहीं ना कहीं आपको चिंतित कर देंगे। शायद मुझे लगता है ये एक्सप्लेन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।